Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani and I hope you all are doing very well. आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी शेयर करिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट स्टूडेंट्स, आप सभी को हैप्पी अर्थ डे। आज 22 अप्रैल है जिसे हम लोग अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को, आप सभी लर्नर्स को हैप्पी अर्थ डे। ओके, आप लोगों को मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, इसे देखिए आप लोग। वर्ल्ड अर्थ डे के आज के दिन क्या कंडीशन हो गई है हमारे अर्थ की। आप लोग इस पिक्चर से आज की कंडीशन बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे कोरोना वायरस ने, कोविड-19 वायरस ने हमारी अर्थ को, हमारी पूरी लाइफ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड कर दिया है। ऑक्सीजन और वाटर की इतनी ज़्यादा स्कैसिटी है और मेडिसिन के रूप में प्लांट्स रखे हुए हैं। आई होप आप लोग इस पिक्चर को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मोर एंड मोर प्लांट्स आप लोग लगाइए और जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये सारी दिक्कतें ना हो। आप लोग अभी बड़े होंगे तो आप लोगों को ऑक्सीजन, वाटर, इन सभी चीज़ों की दिक्कतें ना हों। तो अभी से आप लोग सतर्क हो जाइए। अच्छे से अच्छे बड़े जो ऑक्सीजन देते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, नीम है, बैंयान है, ये सारे ट्रीज जो हैं वो प्लांट करिए। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। इंट्रोडक्शन। In 1677, Anton von Leeuwenhoek, a Dutch scientist, was looking at a drop of pond water under a crude microscope he had made. He found tiny living things moving around in the water. He called them tiny organisms or microorganism. What is microorganism? Microorganisms are also known as microbes. The study of microorganism is known as microbiology. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और इनकी डिस्कवरी किसने की थी? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने 1677 में अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप के थ्रू की थी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहा जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो अगर हम पूछें हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रोबायोलॉजी, तो हम एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक का नाम ले सकते हैं। ओके, Where do microorganisms live? Microorganisms are found everywhere in nature. हर जगह microorganisms हैं हमारे nature में, in air, water and soil, on the surface of objects and living organisms, inside the bodies of animals including humans. ठीक है, humans को include करके भी हमारी body के अंदर भी microorganisms रहते हैं। Dead and decaying organic matter में भी microorganisms रहते हैं। तो almost हर जगह पर microorganisms आपको मिलेंगे, बट हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह पर रहते हैं लेकिन वो नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, Types of microorganisms. They can be classified widely into bacteria, protozoa, fungi, algae and viruses. इन सभी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बैक्टीरिया जो है वो रॉड लाइक, स्फेरिकल और स्पाइरल शेप के होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो हम लोगों ने 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग पिक्चर्स भी देख रहे हैं। स्फेरिकल शेप ये होता है, रॉड लाइक एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल ऐसे यूं राउंड राउंड घूमे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्पाइरल बैक्टीरियाज होते हैं।
ठीक है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर नोन एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड द एग्जाम्पल इज द ब्लू ग्रीन एल्गी आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है, जिसे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, और ये अपना फूड खुद बनाती हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जो कि अभी मैंने बताया, व्हाट आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चंस भी आप अपने तैयार करते हुए चलिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। Now we will read about protozoa. Protozoa are unicellular organisms and have animal-like characteristics. They can move from place to place to capture their food. ये जो है animal like characteristics होती है और unicellular organisms होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह अपने food के लिए घूमते हैं या move करते हैं। अमीबा और पैरामीशियम आपके सामने दो images दी गई हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका प्रोटोजोआ के लिए। ठीक है। अमीबा को भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पैरामीशियम को भी आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दे आर नोन एज प्रोटोजोआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ fungi. Fungi are present everywhere from desert to very cold regions, but they grow best in dark, warm and moist places. Fungi are unicellular and multicellular as well. Scientists who specialize in study of fungi are called mycologists. ओके। फंगी जो है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन ये डेजर्ट से कोल्ड रीजन्स, समझ रहे हैं आप लोग, हर जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन बेस्ट जो है वो डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस पर ही पाई जाती है। और ये दोनों तरीके की होती है, यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये एक फंगी है। और ब्रेड में आप लोग देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर का, जब ब्रेड आपकी पुरानी हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसमें भी फंगस लग जाती है। और ईस्ट आप देख रहे हैं, ईस्ट आप लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए, फुलाने के लिए। ठीक है। तो ये एक अच्छी ब्रेड है, और ये जो खराब हो गई है, दोनों आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पर ईस्ट यूज हुई है उसको फुलाने के लिए, अच्छी ब्रेड है जो, और दूसरी है फंगी। ठीक है। यहाँ पर फंगस जो है वो यहाँ पर हो गई है, इस वजह से ये ब्रेड खराब हो गई है। ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी, एल्गी क्या होती है? आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, कोई भी मतलब बहुत ही स्टेबल वाटर होता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है। जहाँ पर वाटर जो है प्रॉपर रन नहीं कर रहा होता है, तो वो जो ग्रीन लेयर होती है वही होती है एल्गी। और एल्गी के आपको पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वेक्स, उलोथ्रिक्स और अल्वा, हाइड्रोडिक्ट्रियन, फिस्चुला। ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं, इनके बारे में आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी होती है, कुछ मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन नॉर्मली जो है मोस्टली अगर बोला जाए तो यूनिसेलुलर ही होती हैं। और ये जो ग्रीन कलर की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काई लग जाती है, वो होती है एल्गी। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज वायरस। Viruses are the microscopic and most primitive organisms known to man. They show the characteristics of living as well as non-living beings. Viruses जो है वो बहुत ही primitive organism एक तरीके से बोला जाता है, और ये living और non-living दोनों की characteristics को follow करता है। They are so small that cannot be seen by a light microscope. ये light microscope के थ्रू नहीं देखा जा सकता, बहुत ज़्यादा ये छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है। वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक अदर। इनका कोई भी एक प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है देखने के लिए। ठीक है। अ वायरस कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। वायरस कंसिस्ट, इनके ये जो है एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर से बने होते हैं, जो कि एक प्रोटीन कोट के की तरह सराउंडेड होती है। दे मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट ओनली इन द होस्ट सेल।
ये ऐसे ही रेप्लिकेट नहीं करते हैं, इनको रेप्लिकेशन के लिए किसी ना किसी होस्ट बॉडी की या फिर होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड फॉर मैनी ईयर्स। वायरसेस को क्रिस्टलाइज करके एक जगह स्टोर किया जा सकता है बहुत ज़्यादा सालों के लिए भी। वायरसेस ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम दियर होस्ट सेल, और जिस होस्ट सेल में ये रेप्लिकेट होते हैं ये वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन या नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात वायरसेस की। ठीक है, अभी यहाँ पर एक टर्म आया था सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या होता है डीएनए और आरएनए। और ये पिक्चर मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ये पिक्चर आप लोग देखिए और बताइए ये कौन सा वायरस है। ठीक है, ये इस वायरस से आप लोग बहुत ज़्यादा नोन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में देखकर बताइए ये कौन सा वायरस है। Useful microorganisms. Microorganisms are useful in following ways: in food and beverage industry, in making medicines and vaccines, in agriculture, in cleaning the environment. इन सभी तरीकों से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन आर डेली लाइफ। इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एक प्रिपेयर हो गया, जल्दी से आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मेकिंग कर्ड एंड चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अब हम लोग पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच अ माइक्रोब ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पर माइक्रोब्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक हो जाते हैं, क्या बनाने के लिए, एसिड या अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। The bacterium lactobacillus is added to milk to convert it into कर्ड। अब आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में आपकी मदर्स जो हैं वो दही जमाती होंगी, तो वो किस तरीके से जमाती हैं, दूध में एक स्पून जो है वो कर्ड डाल देती हैं और रात भर उसको रख देती हैं, सुबह दही जम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। मिल्क कंटेन्स अ काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। मिल्क में एक नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, वो उस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, टू कोगुलेट और मिल्क फ्रॉम कर्ड। मिल्क जो है वो कर्ड में कोगुलेट करने के बाद टर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी लैपटॉप लिख गया है, ये इट्स अ मिस्टेक। तो यहाँ पर आप लोग इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लैक्टोज होगा। जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड से कन्वर्ट होके लैक्टोज फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है कर्ड के फॉर्मेशन का एक मेथड। और ईस्ट जो है वो भी हम बहुत सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रेड, केक, इडली, डोसा, ढोकला। ये सारी चीज़ें जो हैं ईस्ट के बिना नहीं, क्योंकि ये पफ़ी होती हैं, जिनमें जो भी चीज़ें पफ़ी होती हैं वो बिना ईस्ट के नहीं होती हैं। आप जानते हैं ना केक इतना स्पंजी कैसे बन पाता है, क्योंकि उसमें ईस्ट पड़ा होता है। ढोकला है, इडली है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ईस्ट जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं खमीर, आप लोग नॉर्मली आपकी मदर्स यूज़ करती होंगी ये वर्ड। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक तरीके से खाते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए यूज़फुल ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। Microorganisms like fungi and bacteria are used to prepare medicines called antibiotics that treat disease in humans or animals or even plants. Microorganism like fungi and bacteria ये medicines या फिर जिसे हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है वो बनी थी पेनिसिलिन, जो कि किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी फंगस से, उस फंगस का नाम था पेनिसिलिन। इनकी फोटो भी दी गई है, ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पहली एक तरीके से एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी और उसका क्या नाम था, तो आप लोग बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी और उसका नाम था पेनिसिलिन।
ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। Making vaccines. When a microbe enters our body, the body produces a specific substance called antibodies. ठीक है, that help to destroy the microbe. जब भी कोई भी हमारे फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो कि उस माइक्रोब को, उस पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. अ पर्सन हैज इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन द बॉडी. और इस टर्म को कि कितनी उस स्पेसिफिक बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इस टर्म को हम इम्यूनिटी कहते हैं. दिस इम्यूनिटी कैन बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस बाय वैक्सीनेटिंग द पर्सन. और ये आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कराई जा सकती है. कैसे? वैक्सीनेशन के थ्रू. ठीक है, प्रॉपर एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए उस बॉडी में वैक्सीन अगर दे दी गई है तो क्या होगा, उस वैक्सीन से उस डिजीज की एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रॉपर पहले से ही बन जाएंगी. ठीक है, तो वो आपकी बॉडी पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, या आपकी बॉडी जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, या आपकी तबीयत नहीं खराब होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं थ्रू दैट वैक्सीन, क्योंकि आपने वो वैक्सीन ले रखी थी. अब ये टर्म आप लोग इस टाइम पर बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे. ये जो कोविड-19 चल रहा है, अभी वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम पूरा चल रहा है, गवर्नमेंट चला रही है, लोग वैक्सीनेशन भी लगवा रहे हैं. ठीक है, अ वैक्सीन इज अ सब्सटेंस दैट इज गिवन टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिजीज. एक पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है टू प्रिवेंट फ्रॉम अ डिजीज के प्रिवेंशन के लिए ही वैक्सीन. जस्ट क्या होता है, एक हिंदी में इस वर्ड को बोलते हैं टीकाकरण कराना. ठीक है, वैक्सीनेशन. तो उससे क्या होता है ना, बॉडी जो है, बॉडी में पहले से ही डिजीज़ अगर अभी नहीं भी है पर इन फ्यूचर अगर डिजीज़ अटैक करती है तो बॉडी में पहले से ही उस डिजीज़ के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी. तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में बॉडी की हेल्प कर सकती हैं. इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और वैक्सीन्स लगवानी चाहिए हम सभी को. बचपन से ही वैक्सीन का कार्ड बन जाता है एक छोटे से बेबी का भी, और प्रॉपर हर एक डिजीज़ की उसकी वैक्सीन्स लगती जाती हैं टाइम टू टाइम पे. ठीक है ना. तो इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी. अब माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सॉयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में कितना हेल्पफुल होते हैं, चले पढ़ते हैं. सम बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पी, बीन एंड ग्राम. कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, जैसे कि पी, बीन और ग्राम. दीज बैक्टीरिया फ्रॉम रूट नोड्यूल्स एंड आर able to fix atmospheric nitrogen and convert it into the suitable usable forms like nitrates. ये जो है रूट से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेके उसे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है. ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सूटेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्पफुल है हमारे लिए. ठीक है, ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि ये क्या सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं. सॉइल की जो सेल्फ प्योरिफिकेशन एबिलिटी होती है वो हमारे वाटर की, वो भी ये क्लीन कर देते हैं. और फिर सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा बायोगैस का. बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट. आप लोग जानते हैं ना, सीवेज ट्रीटमेंट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, और ये बायोगैस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनाई जाती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होते हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके से माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी कहिए वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं. अब हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑब्वियसली बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन्स, प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स ऑल्सो. दीज डिजीजेज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिजीजेज होती हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं, और कॉमनली नोन एज जर्म्स. दो तरीके की डिजीजेज होती हैं. पहली है कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो
डिजीज़ कम्युनिकेशन के थ्रू फैलती है। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर, कैंसर जो है वो वन पर्सन से दूसरे या अनदर पर्सन में नहीं जाती है। ठीक है, तो ये दो तरीके की डिजीज़ होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। माइक्रोब्स हार्मफुल फॉर प्लांट्स। अब जो माइक्रोब्स हैं वो प्लांट्स के लिए कैसे हार्मफुल हैं, ये सारी डिजीजेस दी गई हुई हैं जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती हैं या प्लांट्स को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट जो है वो फंगस के थ्रू होती है वीट प्लांट में। सिट्रस कैंसर, ये होती है बैक्टीरिया के थ्रू, और इसमें लीजेंस फॉर्म हो जाते हैं। ये जो आप ग्रीन ग्रीन वाली थर्ड इमेज देख रहे हैं, ये सिट्रस कैंसर है। इसमें लीजेंस आप देख रहे हैं, होल्स हो जाते हैं पूरे पूरे फ्रूट्स में और लीव्स में भी। फिर है राइस ब्लास्ट, ये भी फंगस के थ्रू होता है और इसमें लीजेंस जो है वो पूरे प्लांट के पार्ट्स में फैल जाते हैं। फिर है पनामा विल्ट, फंगल डिजीज है ये, और ये बनाना प्लांट्स को इफेक्ट करती है। रेड रॉट आप शुगर केन में देख रहे हैं, रेड रेड कलर के जो पूरे शुगर केन होते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं, तो ये भी एक डिजीज है प्लांट्स के लिए। ठीक है ना, तो ये प्लांट्स में डिजीज होती है जिससे एक तरीके से पूरी पूरी क्रॉप, कभी कभी पूरी पूरी क्रॉप जो है वो ही खराब हो जाती है, तो फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है इनमें। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने फूड को स्पॉयलेज से बचा सकते हैं या फिर हम कैसे फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये हमारा सबसे पुराना तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का। इट रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फूड एंड सो स्टॉप माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग इट। फूड में जो भी मॉइस्चर होता है, जितना भी मॉइस्चर होता है वो इससे रिमूव हो जाता है, और उसमें जब मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, जिससे कि फूड जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग 3 से 4 दिन तक के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा हीटिंग। ईटिंग फूड टू अ सॉरी हीटिंग है यहाँ पे। ठीक है, हीटिंग फूड टू अ हाई टेम्परेचर किल्स माइक्रोब्स। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को अगर हीट करेंगे तो उसमें के जो माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर आर बॉइल्ड टू किल माइक्रोब्स। UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, अब ये क्या है, इज अ पार्शियल स्टरलाइजेशन। ये पार्शियल स्टरलाइजेशन एक मेथड होता है जिसमें कि हीट जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए मिल्क को हीट किया जाता है अराउंड 135 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, UHT मिल्क अवेलेबल इन टेट्रा पैक्स। टेट्रा पैक्स जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ये टेट्रा पैक बोलते हैं। टेट्रा मीन्स होता है 4 लेयर की पैकिंग होती है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट पैक होके अगर आता है आपके पास तो वो पूरी तरीके से प्रिजर्व होता है जब तक के लिए वो उससे ओपन नहीं किया जाता है। एक बार अगर वो ओपन हो जाता है तब उसमें लिखी भी होती है वार्निंग कि अगर आपने ओपन इसको किया है तो उसको 24 to 48 के आवर्स के बीच में उसे पूरा कंज्यूम कर लीजिए। ठीक है, थर्ड है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स वगैरह में या फिर बहुत बड़े बड़े आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, वहाँ पर इतने बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखे जाते हैं जिससे कि क्या हो, वहाँ पर फ्रीजिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स जो हैं जल्दी अटैक नहीं कर पाते हैं और फूड जो है लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रह सकता है। तो ये दूसरा एक मेथड है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। नॉर्मली हम लोग अपने घरों में भी कोई भी चीज़, जैसे रात में कुछ खाना बच गया तो हम लोगों ने फ्रीज़र में डाल दिया या फ्रिज में रख दिया, तो क्या होता है कि हाँ मॉर्निंग में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रीज़र में नहीं रखते या फ्रिज का यूज़ नहीं करते तो वो रात भर में वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टू प्रिजर्व आर फूड। नाउ वी विल मूव टू पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, और आप लोग शायद जानते भी होंगे। दिस मैथड इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड। मिल्क को 70 डिग्री टेम्परेचर पे
अप्रॉक्स 15 to 30 सेकेंड्स के लिए हीट किया जाता है और फिर उसे बहुत ही जल्दी एकदम से क्विकली कूल किया जाता है और स्टरलाइज बॉटल या फिर पाउचेस में पैक कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पर मिल्क पैकेट है उसमें लिखा हुआ है पैस्चराइज्ड मिल्क, और ये जो बटर है उसमें भी लिखा हुआ है पैस्चराइज्ड बटर। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हीटिंग होती है वो बैक्टीरिया को किल कर देती है, और जो तुरंत क्विक कूल किया जाता है उससे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दोबारा ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पैस्चराइजेशन प्रोसेस जो है वो मिल्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, so, this is the last topic of today's class, adding preservatives. Preservatives को ऐड करके, जैसे कि हमारे घरों में अचार वगैरह बनाए जाते हैं उसमें preservatives डाले जाते हैं, और जो कि नेचुरल preservatives होते हैं और वो सालों तक चलते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, और फिर कैनिंग में क्या होता है, ये एक तरीके से बॉक्स में पैकिंग होती है, कैन पैक होते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं कैनिंग वाले, और ये भी एक तरीके का प्रिजर्वेशन तरीका होता है। ठीक है, फूड को प्रिजर्व करने का, इसमें भी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और ये सारी चीज़ें, जो भी पैक्ड चीज़ें होती हैं, वो जब तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आती हैं तब तक वो प्रिजर्व रहती हैं। एक बार अगर पैकेट खुल जाता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाती हैं वो चीज़, तो उसे गाइड में लिखा होता है, गाइडलाइंस यही दी होती हैं कि आप उसे फिर जल्दी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि तब वो ख़राब होने का उसमें डर हो जाता है। अगर वो पैक्ड है तब तो वो नहीं ख़राब होगी, लेकिन अगर एक बार वो सील खुल जाती है या पैकेट फट जाता है तो उसे जल्द ही यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, so students, this is all about today's class. You can also follow us on Instagram and Facebook for more interesting facts. मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स डेली अपडेट करती हूँ, तो आप लोग अपनी साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए पोस्ट देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक शेयर करने के लिए। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक, अगर अभी तक आप लोगों ने, आप साइंस फ्यूज़न पे अगर नए हैं, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सभी को शेयर करिए। तो चलिए, अच्छा, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।